हेलो दोस्तों, मैं हूं एसके और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदी की दुनिया से। हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में यह पार्ट 14 है और इसके पहले के जितने भी पार्ट हैं उसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहां से जा कर के देख सकते हैं या आप प्लेलिस्ट से भी जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। यहाँ पे नहीं शब्द पे ध्यान दीजिएगा। पूछ रहा है कि स्त्रीलिंग नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, वही आपका सही उत्तर होगा। विकल्प हैं लिपि, पढ़ाई, समझ, संघर्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है संघर्ष। संघर्ष जो है वह स्त्रीलिंग नहीं है, संघर्ष पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को पहचानने का सबसे आसान तरीका यही है कि इनका आप वाक्यों में प्रयोग करिए और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि इसमें से यह शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे लिपि लिखी जाती है तो यह स्त्रीलिंग हो गया, पढ़ाई की जाती है तो यह स्त्रीलिंग है, समझ आती है तो यह स्त्रीलिंग हो गया, जबकि संघर्ष किया जाता है तो यह पुल्लिंग है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर चौथा विकल्प है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द कारक परसर्ग के साथ प्रयुक्त होने पर ही बहुवचन रूप में बदलता है। विकल्प हैं बालक, पुस्तक, दीवार, दाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बालक। बालक ही कारक परसर्ग के साथ प्रयुक्त होने पर बहुवचन रूप बदलता है। जैसे देखिए, पुस्तक का अगर आप बहुवचन बना रहे हैं, पुस्तकें यहाँ रख दो, तो इसमें किसी कारक परसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। दीवारें गिर गईं या दालें पिसा गईं, तो इसमें किसी कारक परसर्ग का साथ नहीं लग रहा है। कारक या परसर्ग किसे कहते हैं? तो वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध बताने वाले पद को कारक या परसर्ग कहते हैं। बालक का जब भी आप बहुवचन बनाएंगे तो इसके साथ कारक परसर्ग का यूज करना पड़ेगा। जैसे बालकों ने या बालकों को बिना कारक परसर्ग के या बहुवचन में नहीं बदलेगा, जबकि पुस्तक, दीवार और दालें बिना कारक परसर्ग के भी बहुवचन में बदल जाती हैं। अगला प्रश्न है, तुमने पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। यह वाक्य किस प्रकार का है? विकल्प हैं सामान्य भूत, हेतु हेतु मदभूत, अपूर्ण भूत, आसन्न भूत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है हेतु हेतु मदभूत। इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। हेतु हेतु मदभूत काल क्या होता है? जिन क्रियापदों से भूतकाल में कार्य होने का संकेत तो मिलता है लेकिन किसी कारण से कार्य नहीं हो पाया, इस काल में कार्य के होने की शर्त लगी रहती है। अर्थात एक क्रिया की सिद्धि में दूसरी क्रिया शर्त बनकर प्रयुक्त होती है। जैसे यदि वर्षा होती तो पैदावार अच्छी होती, इसमें एक क्रिया की सिद्धि में दूसरी क्रिया शर्त बन करके लगी हुई है। जैसे तुमने पढ़ाई की होती, पढ़ाई का काम तो शुरू है, कार्य होने का संकेत तो मिल रहा है, लेकिन किसी कारणवश कार्य पूरा नहीं हो पाया, मतलब उसने पढ़ाई नहीं की। अगर तुमने पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन देखने नहीं पड़ते। इस तरह से यह वाक्य हेतु हेतु मदभूत काल का वाक्य है। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। जैसे देखिए, ऊपर तो 4 दिया हुआ है, सामान्य भूत, हेतु हेतु मदभूत, अपूर्ण भूत, आसन्न भूत। पांचवा है पूर्ण भूत। पांचवा जो है वह है पूर्ण भूत और छठवां जो है वह है संदिग्ध भूतकाल। छठवां जो है वह संदिग्ध भूतकाल है। कौन सा भूतकाल है? संदिग्ध भूतकाल। तो इस तरह से भूतकाल के कितने भेद हो गए? भूतकाल के भेद हो गए 6 भेद हो गए। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं। विकल्प हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद, हरदेव बहारी। ध्यान दीजिएगा, प्रथम संपादक पूछा जा रहा है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है श्याम सुंदर दास। तो इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। सरस्वती पत्रिका जो है यह एक मासिक पत्रिका थी। कैसी पत्रिका थी? मासिक पत्रिका थी। और इसका प्रकाशन जो शुरू हुआ वह इंडियन प्रेस द्वारा शुरू हुआ। और कहाँ से शुरू हुआ? तो प्रयाग से शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? तो जनवरी 1900 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ और इसके प्रथम संपादक श्याम सुंदर दास थे। अब अगर आपके दिमाग में यह आ रहा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, तो यह एकदम सही आ रहा है, लेकिन यह दूसरे संपादक थे। यह 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक नियुक्त हुए और 1920 तक इसके संपादक रहे। और 1903 से 1920 तक का जो काल है वह सरस्वती पत्रिका का स्वर्णिम युग था। एक चीज़ का और आप लोग ध्यान रखिएगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में कि द्विवेदी युग किसके नाम पे रखा गया है या द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पे हुआ है।
तो इस प्रश्न का उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे हुआ है। अगला प्रश्न है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादन करते थे। विकल्प है प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, बालकृष्ण भट्ट, सरदार पूर्ण सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन। तो इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। इस पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो जुलाई 1881 ईस्वी में इस पत्रिका का प्रारंभ हुआ प्रकाशन। आनंद कादम्बिनी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो यह मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी। यह भी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, बनारस अखबार के प्रकाशक कौन हैं? विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, सदल मिश्र। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद बनारस अखबार के प्रकाशक थे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे संपादक नहीं प्रकाशक पूछा जा रहा है। संपादक कौन थे? तो संपादक थे गोविंद नारायण थत्ते। और बनारस अखबार कब प्रकाशित होना शुरू हुआ? तो इसका उत्तर है जनवरी 1845 ईस्वी में बनारस अखबार प्रकाशित होना शुरू हुआ था। और यह बनारस अखबार, इसमें नाम में बनारस लगा हुआ है, तो यह कहाँ से प्रकाशित होता था? बनारस से प्रकाशित होता था। अगला प्रश्न है, प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन किया। विकल्प हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है राजा लक्ष्मण सिंह। प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन किसने किया? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। और इसका प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो 1855 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। और यह कहाँ से प्रकाशित होता था? तो यह आगरा से प्रकाशित होता था। अगला प्रश्न है, बालाबोधनी पत्रिका के संपादक थे। विकल्प हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, काशीनाथ खत्री। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है भारतेंदु हरिश्चंद्र बालाबोधनी पत्रिका के संपादक थे। यह 1 जनवरी 1874 ईस्वी से प्रकाशित होना शुरू हुआ और यह मासिक पत्रिका थी। कैसी पत्रिका थी? मासिक पत्रिका थी। और इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? तो बनारस से होता था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जितने भी पत्रों के संपादन किए हैं, सारे के सारे पत्र बनारस से प्रकाशित होते थे। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, अष्टयाम की भाषा है। विकल्प हैं राजस्थानी, ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है अष्टयाम की भाषा ब्रजभाषा है। अष्टयाम को लिखा किसने है? तो अष्टयाम को नाभादास ने लिखा है। और इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? तो इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना का नाम भक्तमाल है। प्रश्न है, भक्तमाल के रचयिता कौन है? तो भक्तमाल के रचयिता नाभादास हैं। अगला प्रश्न है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? विकल्प है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार, शेष अलंकार। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है यमक अलंकार। देखिए, यहाँ पे एक कनक का मतलब हो गया धतूरा और दूसरे कनक का मतलब हो गया सोना। और एक ही शब्द अगर बार बार आ रहा है, देखिए यहाँ पे कनक शब्द 2 बार आया हुआ है और दोनों बार उसका अलग अर्थ है, तो यहाँ पे यमक अलंकार है। यमक अलंकार का नियम है कि एक ही शब्द कई बार आवे और हर बार उसका अलग अर्थ हो, तो यमक अलंकार होता है। इस दोहे का मतलब है, धतूरे की तुलना में सोने में 100 गुना अधिक नशा होता है, क्योंकि धतूरा को तो खा के ही दुनिया पगलाती है, लेकिन सोने को तो पा करके ही दुनिया पगला जाती है। अगला प्रश्न है, जिस भाषा का अन्य भाषा में अनुवाद होता है उसे क्या कहते हैं? विकल्प हैं लक्ष्य भाषा, स्रोत भाषा, उपभाषा, विभाषा। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है स्रोत भाषा। स्रोत भाषा से अन्य भाषा में अनुवाद होता है। अगला प्रश्न है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? विकल्प हैं अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 346। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का पहला विकल्प सही है अनुच्छेद 343। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। विकल्प हैं खरोष्ठी से, फारसी से, मराठी से, ब्राह्मी से। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही है देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है? विकल्प हैं बघेली, ब्रज, कन्नौजी, खड़ी बोली। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का पहला विकल्प सही है। बघेली जो है वह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। ब्रज, कन्नौजी और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं, हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली।
हरियाणवी का दूसरा नाम है बांगरू, खड़ी बोली का दूसरा नाम है कौरवी और ब्रज भाषा का दूसरा नाम है माथुरी और नाग भाषा। अगला प्रश्न है चक्रपाणि दर्शनार्थ पद में मान्य समास है। चक्रपाणि दर्शनार्थ में कौन सा समास है? विकल्प हैं कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि। इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। चक्रपाणि दर्शनार्थ में अव्ययी भाव समास है, क्योंकि चक्रपाणि दर्शनार्थ का अर्थ है चक्रपाणि के दर्शनार्थ। तो यहाँ पे पूरा पद जो है वह क्रिया विशेषण अव्यय है। ये पूरा पद क्रिया विशेषण अव्यय है और जहाँ पे अव्यय रहता है वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है। सिर्फ चक्रपाणि रहता तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास होता, क्योंकि चक्रपाणि का अर्थ है चक्र है जिसके पाणि में, पाणि मतलब हाथ, अर्थात विष्णु भगवान। तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा, लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है चक्रपाणि दर्शनार्थ, तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा। तो इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है बृहस्पति का संधि विच्छेद है। विकल्प हैं बृहस्धनपति, बृहस्धनपति, बृहधनपति, बृहस्धनपति। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है, बृहधनपति। और यहाँ पे विसर्ग संधि है। जिस संधि में विसर्ग का लोप हो जाता है वहाँ पे विसर्ग संधि होती है। अगला प्रश्न है सम उपसर्ग से निष्पन्न शब्द कौन सा है? संस्कार, सामना, समझौता, स्वयं। इस प्रश्न में बताना है कि सम उपसर्ग किस शब्द में लगा हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है संस्कार, पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है प्लवक शब्द का अर्थ है। विकल्प हैं बंदर, मेढक, पक्षी, पानी। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? तो इस प्रश्न का पहला विकल्प सही है। प्लवक का अर्थ होता है बंदर, इसीलिए हनुमान को प्लवगेंद्र भी कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है? विकल्प हैं अफसोस फारसी, कैंची तुर्की, गमला पुर्तगाली, कारतूस अंग्रेजी। इस प्रश्न का सही विकल्प क्या है? इस प्रश्न का सही विकल्प है कारतूस अंग्रेजी। यह असंगत है क्योंकि कारतूस जो है वह फ्रेंच भाषा का शब्द है, बाकी सारे विकल्प संगत हैं। अफसोस जो है वह फारसी भाषा का शब्द है, कैंची तुर्की भाषा का शब्द है, गमला पुर्तगाली भाषा का शब्द है, जबकि कारतूस जो है वह अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है, वह फ्रेंच भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है उतरि नहाए जमुन जल जो शरीर समश्याम। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विकल्प हैं उपमा, प्रतीक, विशेषोक्ति, विभावना। इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है, प्रतीप अलंकार है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे उपमान को उपमेय से हीन दिखाया गया है। जहाँ भी उपमान को उपमेय से हीन दिखाया जाता है वहाँ पे प्रतीप अलंकार होता है। उपमान यहाँ पे क्या है? यहाँ पे उपमान है यमुना जल और उपमेय क्या है? राम का शरीर। तो यमुना के जल को राम के शरीर से हीन दिखाया गया है, इसीलिए यहाँ पे प्रतीप अलंकार है। अब एक प्रश्न आपके लिए, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। प्रश्न है आनंद कादम्बिनी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? विकल्प हैं बनारस, मिर्जापुर, प्रयाग, आगरा। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो को पसंद आया होगा। अगर वीडियो को पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। अपना कीमती समय निकाल करके इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।